Assalamu alaikum students, welcome again to my channel The Legends of Literature. Today we are going to discuss a short story that is Once Upon a Time, written by Nadine Gordimer. Nadine Gordimer was born in 1923 and died in 2014 at the age of 90. She was a South African writer, political activist और 1991 में जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला. तो इनकी जो राइटिंग है वो डील करती है रेशियल और मॉरल इश्यूज़ के साथ. उन्हीं के बेस के ऊपर इनकी राइटिंग जो है वो लिखी गई है. तो और अपार्थाइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब चल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जो वाइट्स रूल कर रहे थे, उन्होंने दो ग्रुप्स बना दिया था, वाइट्स का, नॉन वाइट्स का. तो वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी उसकी बेस के ऊपर इनकी सारी राइटिंग जो है वो लिखी गई है. तो दूसरी बात ये कि ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रही है, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया. तो ये राइटर का थोड़ा सा इंट्रो था. अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं. स्टोरी जो है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट भी हमें नज़र आता है और थर्ड पर्सन नरेशन के अंदर ये जो है स्टोरी लिखी गई है. और ये जो स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें राइटर जो है, राइटर हरसेल्फ अपीयर एज अ कैरेक्टर इन द स्टोरी. तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें स्टोरी का बताती हैं. वो बताती हैं कि पहले उनको लगता था कि उन्हें चिल्ड्रन लिटरेचर पे लिखना नहीं चाहिए, इस पर ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, इसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी. तो फिर क्या होता है कि एक रात जब वो सो रही होती हैं तो अचानक से उनकी आंख खुल जाती है. डर से उनकी आंख खुल जाती है. उनको क्या होता है कि क्या फील करती हैं कि जिस रूम में वो सो रही होती हैं वहाँ अर्थ के नीचे एक रेजिस्टेंस अचानक से उनको फील हुई होती है, जिसकी वजह से उठ जाती है डर के. फिर उनको याद आता है कि जहाँ पे वो रह रही हैं, जिस एरिया में, जिस घर में, उसके नीचे एक गोल्ड माइन है, तो उस पर वर्क वगैरह हो रहा होगा. तो इस तरह से वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाती है. तो उसके बाद उनको एक आइडिया आता है, दोबारा से उनके माइंड में ये बात आती है कि उनको चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर लिखना चाहिए. तो वहां से फिर उनके माइंड में एक स्टोरी आई. उन्होंने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम. तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया. अब स्टोरी में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज होंगे, इसमें कैरेक्टर्स में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनका एक चाइल्ड है और उस चाइल्ड की एक ग्रैंड मदर है. तो वहां पे ये कैरेक्टर्स होंगे स्टोरी के अंदर, यही डिस्कस होंगे. अब होता क्या है कि ये जो सारी फैमिली है बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, बहुत प्यार होता है आपस में सबका, और बड़ी खुशहाल जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं. तो लेकिन बाहर सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, सिटी में क्योस चल रहा है और हर कोई जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं लोग, और बाहर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो वो कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स भी लेते हैं. जैसे कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, उनके पास हमेशा कुछ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स वो जो है वो अपने साथ हमेशा रखती हैं. जैसे कि उनके घर में उन्होंने एक डॉग भी रखा हुआ है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, अपने अपने घर की हिफाजत के लिए, खुद की हिफाजत के लिए उन्होंने एक डॉग भी रखा हुआ है. उसके अलावा उनके पास जो है उन्होंने घर में सर्वेंट्स भी रखे हुए हैं अपनी फैमिली को जो है वो सर्व करने के लिए. और उन्होंने उसकी जो ग्रैंड मदर है, फर्स्ट एड बॉक्स भी जो है वो रखा हुआ, मतलब कि उनको एक दूसरे का बहुत ख्याल है. तो वो अपने कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं. अब बाहर जैसे कि मैंने बताया कि सिटी में जो है वो क्योस चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है. तो वो क्या करते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर के बाहर एक थ्रेटनिंग अलार्म लगा देते हैं. ठीक है. फिर क्या करते हैं, वो अपने घर की जो दीवारें होती हैं उनको थोड़ा हाई कर देते हैं. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन जो वॉल्स उन्होंने हाई की थी उनके ऊपर वो प्रोटेक्टिव वायर्स भी लगवा देते हैं जिनके साथ ब्लेड वगैरह लगे हुए होते हैं. तो फिर क्या होता है कि वो फील करते हैं कि अब वो बिल्कुल ज़्यादा, अब वो प्रोटेक्शन में है, अब उनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, तो अब उनको कोई खतरा नहीं है. अब होता ये है कि उनकी जो दादू थी, जो कि उनकी ग्रैंड मदर थी उस चाइल्ड की, वो अपने उस चाइल्ड को जो है वो फेरी टेल्स की एक बुक देती हैं. अब बच्चा उस बुक को पढ़ने के बाद ही बिकम एम्बिशियस टू सी द आउटसाइडर वर्ल्ड, टू सी द फेरीज. तो उसको लगता है कि उसको फेरीज को देखना चाहिए, बाहर की दुनिया को देखना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है क्या हो रहा है. तो उसको लगता है कि उसके माइंड में एक ख्याल भी आता है, ऐसे एक फेरी जो है वो डेंजर में है, उसको मुझे सेव करना है. तो इस तरह की उसके माइंड में ख्याल आता है. वो क्या करता है कि रात टाइम जब सब सो रहे होते हैं तो वो उठता है और उस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करता है. तो जब उस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाता. और वो जो ब्लेड्स होते हैं जो वहाँ पे उन्होंने अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं, ताकि कोई बाहर से जो है वो अंदर ज़बरदस्ती ना आ सके, उनके ऊपर अटैक ना कर सके, उनको कोई जो है वो ख़तरा ना, कुछ उनको कोई ख़तरा ना हो उससे, और उनको कोई जो है वो नुकसान ना पहुँचा सके, उनको हार्म ना कर सके. तो क्या होता है कि
वो बच्चा वहाँ जब उस वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वो सेफ्टी मेजर्स जो उन्होंने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट किए थे, वही उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस बने। तो यहाँ पे अच्छा थीम जिसके अगर हम देखें, थीम्स में इनसिक्योरिटी का थीम आ जाता है कि उन्होंने जो खुद को इनसिक्योर फील किया कि बाहर सिटी में जो है वो क्योस चल रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रही थी, बाहर लोग आपस में झगड़ रहे थे। उन सब चीज़ों से उन लोगों ने जब खुद को सेव करने की कोशिश की, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो वही प्रोटेक्शन उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस बनी कि उन्होंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया। द डेंजर ऑफ ओवर रिएक्टिंग टू फियर, कि उनको जो खौफ था उनके अंदर उसके लिए उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वायर्स भी लगवा दी, वॉल्स को हाई करवा दिया। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। दूसरी बात, ये एक और थीम इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि एक्शंस मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीम फियर कैन बी हार्मफुल। मतलब कि एक्सट्रीम फियर जो उनके अंदर आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर उन्होंने जो एक्ट किया वो उनके लिए हार्मफुल हुआ। और फिर इसका एक और थीम जो कि हमने लास्ट पे देखा स्टोरी में, डेथ का थीम में, कि उस बच्चे की जो है वहाँ पे डेथ हो गई। तो अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं शेयर करूं तो मुझे लगता है कि उनको वो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स करने चाहिए थे, लेकिन उनको अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा गाइड करना चाहिए था कि उनको डेंजर उनको बाहर से ही नहीं, कोई आउटसाइडर आके ही उनकी डिस्ट्रक्शन का बायस नहीं बन सकता था। ज़रूरी नहीं था कि कोई आउटसाइडर ही आपकी लाइफ में जो है वो डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, आपकी लाइफ में जो है वो क्योस लेकर आता है, आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्बेंस लेकर आता है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपकी अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आपको अपनी फैमिली को भी गाइड करना चाहिए। अगर आपने कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स वहाँ पे कर ही लिए थे, कुछ सेफ्टी मेजर्स आपने अपना ही लिए थे, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी गाइड करना चाहिए था। आपको उस चाइल्ड को भी समझाना चाहिए था कि आपने जो है ऐसे नहीं करना और आपने ये चीज़ जो है वो नहीं करनी। तो ये मैंने अपना प्रोटेक्टिव अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपसे शेयर किया। बाकी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो व्यूज़ जो है आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए।